हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अली मख्तर, सोशियोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। सो आज हम लोग कार्ल मार्क्स को स्टार्ट करेंगे। हम लोग कल तक इमाइल डर्कीम को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग कार्ल मार्क्स के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। तो 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून ऑल। आप लोग कंफर्म करिए वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। कंफर्म दैट वॉइस एंड पीपीटी क्लियर और नॉट। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म ज्वाइन नहीं किया है, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स में, उनको आप बोल सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। और मेरा रेफरल कोड यूज करने पे उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। सो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है उनके लिए ये ऑफर है कि रेफरल कोड यूज करने पे 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है किसी भी कोर्सेज पे, चाहे आप फर्स्ट पेपर बाई करते हैं, सोशियोलॉजी का पेपर बाई करते हैं, या किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप बाई करना चाहते हैं, तब भी आपको अलीम 10 कोड यूज करने पे 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो जो भी आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव में अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, उनसे आप बोलिए ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। 22 जनवरी से हमारी क्लासेस ऐप पे भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर लें। और हमारी जो क्लासेस हैं वो डेली 3 PM पे होंगी। डेली 3 PM पे हमारी क्लासेस होंगी। इन केस कोई भी अर्जेंसी आती है, कोई भी इमरजेंसी होती है, या कुछ भी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से 3 बजे क्लास नहीं हो पाती है, तो हमारी क्लास शाम में 8 बजे होगी। ये कब है 8 बजे? जब हमारी क्लासेस 3 बजे नहीं हो पाएंगी तो 8 बजे क्लासेस होंगी। और नहीं, जब 3 बजे क्लासेस नहीं होंगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि क्लास आज 8 बजे होगी। ठीक। और संडे छोड़ के ऑल डे क्लासेस होंगी। संडे को नहीं होंगी, बाकी ऑल डे जो है क्लासेस हमारी होंगी 3 बजे। ठीक। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्ल मार्क्स के कॉन्सेप्ट को। कार्ल मार्क्स पार्ट 1। ऐसे कोई नहीं बता सकता कि दिसंबर 23 में कितने क्वेश्चन आपकी क्लासेस से आए थे। आप देख लीजिए पीडीएफ उठा के, आपको लगेगा भी कि क्लास जो भी हम लोगों ने किया है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे। इवन जो हमारा लास्ट का मैराथन था 3 घंटे का, उसमें से ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। सिर्फ एक क्लासेस जो 3 घंटे की थी उसमें से भी 15 क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट दिसंबर एग्जाम में। सो ऐसे आपको नहीं, कोई भी नहीं बता सकता कि हमारी पूरी क्लासेस से कितने क्वेश्चन पूछे गए। आप पीडीएफ उठा के देख लीजिए, आपको लगेगा कि हाँ कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में।
क्योंकि हम लोग उसी हिसाब से क्वेश्चन कराते ही हैं, उसी हिसाब से तैयारी कराते हैं कि आपको जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक, एटलीस्ट वो आपको आंसर करने में कोई दिक्कत ना हो। आगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं। मैराथन से ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स के बारे में बर्थ से रिलेटेड, डेथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम लोग सिर्फ इस वजह से पढ़ते हैं। कभी कभी एग्जाम में इस तरह से आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेंच स्कॉलर, इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे अगर आपने पीवाईक्यू देखे होंगे। सो कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सा स्कॉलर किस कंट्री से बिलोंग करता है, तो आप एलिमिनेट करने में आपको आसानी हो जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि कार्ल मार्क्स जो है वो जर्मन स्कॉलर हैं, फ्रेंच स्कॉलर नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेंच स्कॉलर, ठीक, सो आप कार्ल मार्क्स को एलिमिनेट कर सकते हैं उसमें से कि ये फ्रेंच स्कॉलर नहीं है, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। एक रीजन ये है हमारा कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ने के का, और दूसरा रीजन है कि आप किसी भी थिंकर, किसी भी स्कॉलर, किसी भी फिलोसफर का अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसका बैकग्राउंड पढ़ना जरूरी होता है कि वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड ही मेन होता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप सिर्फ बैकग्राउंड जान के ही कर सकते हैं। ठीक, जैसे अगर कोई फ्रेंच स्कॉलर है तो वो कहीं ना कहीं वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, सोशोलॉजी में तो एटलीस्ट वो एक पॉइंट रखता ही होगा। ठीक, सो ऐसे आप अगर बैकग्राउंड जानते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाते हैं एग्जाम में एलिमिनेशन के जरिए। तो इसी वजह से, ये दो रीजन की वजह से हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ना हमको जरूरी हो जाता है। किसी भी थिंकर को हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, सो कार्ल हेनरिच मार्क्स, FRSA, was a German philosopher, economist, historian, sociologist, political theorist, generalist, critic of political economy। तो ये सारी जो है चीजें कार्ल मार्क्स से जुड़ी हुई हैं। कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसफर थे, इकोनॉमिस्ट थे, हिस्टोरियन थे, सोशोलॉजिस्ट थे, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी थे। तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर क्वेश्चन आपका इकोनॉमी से आता है तब भी आप एलिमिनेट करके कार्ल मार्क्स पे टिक कर सकते हैं। हिस्टोरियन हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल कंट्री, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी। ठीक, हिज बेस्ट known title are the 1848 pamphlet, The Communist Manifesto and the 4 volume Das Kapital। तो इनकी जो सबसे ज्यादा मशहूर किताबें हैं वो हैं द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और जो दास कैपिटल के इन्होंने 4 वॉल्यूम लिखे थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। बर्थ डेट से आपसे कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। इनका बॉर्न हुआ था 5 मई 1818 को जर्मनी में। इनकी डेथ हुई थी 14 मार्च 1883 यूनाइटेड किंगडम, यूके में। नेक्स्ट देखते हैं मेथडोलॉजी क्या है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले आपको मेथडोलॉजी पता होना चाहिए कि ये किस मेथडोलॉजी से बिलोंग करते हैं, तभी आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट में उन्होंने यही मेथडोलॉजी यूज की होगी। कार्यप्रणाली क्या है कार्ल मार्क्स की? फाउंडर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। तो कार्ल मार्क्स क्या है? फाउंडर है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के। कार्ल मार्क्स इज द फाउंडर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। संघर्ष दृष्टिकोण के संस्थापक माने जाते हैं कार्ल मार्क्स। संघर्ष दृष्टिकोण के संस्थापक हैं। ठीक, तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के फाउंडर, संघर्ष दृष्टिकोण के संस्थापक, फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म, फादर हैं साइंटिफिक सोशलिज्म के। ठीक, फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं। ठीक, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट इनकी जो मेथोलॉजी है वो है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ऐतिहासिक भौतिकवाद। ये क्या होता है? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म या ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या होता है?
Marx applies his materialistic conception of history by studying the history of human society in terms of distinct stages, each marked by a distinct mode of production. तो मार्क्स ने अपना मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन जो है वो यूज किया है ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का जो है मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन यूज किया है ये बताने के लिए कि जो ह्यूमन की हिस्ट्री है सोसाइटी में, जो सोसाइटी ह्यूमन हिस्ट्री है, जो है सोसाइटी ह्यूमन की सोसाइटी में जो जो उसकी हिस्ट्री है वो किस तरह से चेंज होती है, मतलब कैसे एक हिस्ट्री बनती है, ह्यूमन हिस्ट्री कैसे बनती है, उसको बताने के लिए इन्होंने मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन को यूज किया है इन टर्म्स ऑफ डिस्टिंक्ट स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस के फॉर्म में, ईच मार्क बाय अ डिस्टिंक्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, और हर स्टेज में एक मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है, एक अलग मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है। यानी कि यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि कार्ल मार्क्स ने ये फोकस किया है कि जब भी हिस्टोरिकल चेंज आएगा तो कहाँ पे आएगा, सबसे पहले मोड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आएगा। जैसे ही मोड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आएगा वैसे ही वो हिस्ट्री में चेंज आएगा, एक हिस्ट्री अपने आप को बदलेगी। ठीक। ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या होता है? मार्क्स इतिहास की अपनी भौतिकवादी अवधारणा को अलग अलग चरणों के संदर्भ में मानव समाज के इतिहास का अध्ययन करके लागू करते हैं। तो ये मानव समाज के इतिहास का अध्ययन करके भौतिकवादी अवधारणा को लागू करते हैं अलग अलग चरणों में, अलग अलग चरणों के संदर्भ में। ठीक। और ये बताते हैं कि जो हर चरण है, हर स्टेजेस जो है, हर फेज जो है उसमें उत्पादन के एक अलग तरीके होते हैं, उसमें जो है उत्पादन के एक अलग तरीके होते हैं। From the mode of production flow the specific kind of relationship and class antagonism distinct in every phase of history. उत्पादन के तरीके से इतिहास के हर चरण में विशिष्ट प्रकार के संबंध और वर्ग विरोध अलग अलग प्रभावित होते हैं। ठीक। यानी कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो है एक अलग तरीके का हर तरीके में, हर मोड ऑफ प्रोडक्शन में रिलेशनशिप बदलता रहता है और हर मोड ऑफ प्रोडक्शन में एक क्लास ऑफ एंटोगोनिज्म होती है। ये मतलब दो क्लास के बीच में हमेशा एक शत्रुता होती है, हमेशा एक दुश्मनी वाला माहौल होता है। ठीक। एंड क्लास एंटोगोनिज्म डिस्टिंक्ट इन एवरी फेज ऑफ हिस्ट्री, हर फेज ऑफ हिस्ट्री में, क्योंकि जब एक नया मोड ऑफ प्रोडक्शन आएगा उसके बाद एक एंटोगोनिज्म डेवलप होगा दो क्लास के बीच में, यानी कि जो हैव्स हैं और हैव नॉट्स हैं, यानी कि जिनके पास रिसोर्सेज हैं और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, दोनों के बीच में एक एंटोगोनिज्म डेवलप होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद एक नया मोड ऑफ प्रोडक्शन वजूद में आएगा। ऐसे ऐसे चेंज होता रहेगा और एक टाइम पे आएगा कि स्टेटलेस सोसाइटी हो जाएगी और सोशलिस्ट सोसाइटी, जिसको कहा है कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म या सोशलिज्म कहा है। ठीक। उत्पादन के तरीके से इतिहास के हर चरण में विशिष्ट प्रकार के संबंध और वर्ग विरोध अलग अलग प्रभावित होते हैं। यानी कि जो इतिहास के अलग अलग तरीके हैं, उत्पादन के अलग अलग तरीके हैं, उसका अगर हम लोग इतिहास उठाकर देखें तो उसमें क्या होता है कि उत्पादन के तरीके होते हैं, उसी में दो क्लासेस होती हैं, दो वर्ग होते हैं, दो वर्ग के बीच में संबंध जैसा होता है उसी हिसाब से वो जो उत्पादन का तरीका है वो चलता रहता है। अगर संबंध जो है विरोधात्मक हो जाएगा, यानी कि उनके बीच में विरोध हो जाएगा, तो विरोध अगर हो जाएगा तो क्या होगा, फिर एक कॉन्फ्लिक्ट होगी, संघर्ष होगा, और संघर्ष होने के साथ साथ उत्पादन के तरीके में भी परिवर्तन धीरे धीरे आ जाएगा और एक नई सोसाइटी का जन्म हो। ठीक। मोड, मीन्स एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, ये जो है कार्ल मार्क्स ने अलग अलग टर्म्स यूज किए हैं कि मोड ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। तो ये सारे क्या क्या होते हैं वो हम लोग देखेंगे। मोड, साधन और उत्पादन के संबंध, ये अलग अलग शब्द जो है कार्ल मार्क्स ने यूज किया है, तो इसका मतलब क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। ठीक। क्योंकि क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो मतलब से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। So Marx used the term mode of production to refer to the specific organization of economic production in a given society. Mode of production से मार्क्स क्या समझना चाहते हैं कि एक सोसाइटी में किस तरह का मोड ऑफ प्रोडक्शन है, किस तरह का इकोनॉमिक प्रोडक्शन हो रहा है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे एग्रीकल्चरल मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक, फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन, ये सब चीजें क्या है, मोड ऑफ प्रोडक्शन में आ जाती है। यानी कि एक सोसाइटी किस तरह से अपनी इकोनॉमी को
प्रोड्यूस कर रही है, उसी को मोड ऑफ प्रोडक्शन कहा है कार्ल मार्क्स ने। मार्क्स ने किसी दिए गए समाज में आर्थिक उत्पादन के विशिष्ट संगठन को संदर्भित करने के लिए उत्पादन के मोड शब्द का इस्तेमाल किया है। यानी कि किसी भी समाज में किस तरह का आर्थिक उत्पादन है, आर्थिक उत्पादन का संगठन किस तरह का है, उसी को कार्ल मार्क्स ने मोड ऑफ प्रोडक्शन कहा है। मोड मोड शब्द जो है वो उत्पादन में उन्होंने यूज किया है। तो मार्क्स ने किसी दिए गए समाज में आर्थिक उत्पादन विशिष्ट संगठन को, आर्थिक उत्पादन आपको ध्यान रखना है कि किस तरह के अलग अलग ऐसे संगठन है किसी समाज में, कौन सा संगठन है जो आर्थिक उत्पादन करता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन करता है, उसी को कार्ल मार्क्स ने नाम दिया है मोड ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक, सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीजें कार्ल मार्क्स ने मोड ऑफ प्रोडक्शन में बताई। नेक्स्ट क्या आता है, अ मोड ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड्स, अब मोड ऑफ प्रोडक्शन में ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन दोनों आ जाते हैं। ठीक, अ मोड ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड बाय अ गिवन सोसाइटी, यानी कि एक सोसाइटी किस तरह के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करती है। मोड ऑफ प्रोडक्शन तो अलग हो गया, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, सच एज फैक्ट्रीज एंड अदर फैसिलिटीज। जैसे इंडस्ट्रियल मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या होगा, लोग फैक्ट्रीज का यूज करते हैं या दूसरी फैसिलिटीज, किस तरह की फैसिलिटीज यूज करते हैं, किस तरह की फैक्ट्रीज यूज करते हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मशीन्स हैं एंड रॉ मटेरियल्स हैं, ये सारी चीजें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि किसके जरिए से, मीन्स मतलब क्या होता है कि किसके जरिए से प्रोडक्शन हो रहा है। एक तो मोड ऑफ प्रोडक्शन, किस तरह से प्रोडक्शन हो रहा है, एक किसके जरिए, किस चीज का इस्तेमाल करके जो है प्रोडक्शन हो रहा है, तो फैक्ट्री का इस्तेमाल करके, ठीक, मशीन्स का इस्तेमाल करके, रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके, ये सारी जो चीजें हैं, मशीन है, फैक्ट्री है, रॉ मटेरियल है, ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में आ जाते हैं। ठीक, फैक्ट्रीज हैं, मशीन्स हैं, रॉ मटेरियल हैं, ये सारी चीजें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में आ जाती हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स लेबर एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लेबर फोर्स, ये किसमें इंक्लूड करता है, लेबर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स, दोनों चीजें, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, एक तो फैक्ट्रीज आ जाती हैं, ठीक, या दूसरी फैसिलिटीज भी आ जाती हैं, मशीन्स आ जाती हैं, रॉ मटेरियल्स आ जाती हैं, ये सारी जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में आ जाती हैं। उसके साथ साथ जो लेबर है और लेबर फोर्स है, ये भी चीजें जो है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में आ जाती है, क्योंकि लेबर का ही इस्तेमाल करके प्रोडक्शन हो रहा है। तो मैंने बताया मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब किस चीज का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन हो रहा है, तो लेबर से ही प्रोडक्शन किया जा रहा है, लेबर का ही इस्तेमाल करके प्रोडक्शन किया जा रहा है, मशीन का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन किया जा रहा है, रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में आ जाएंगी। तो सिर्फ फैक्ट्री और रॉ मटेरियल नहीं, बल्कि जो लेबर है, जो लेबर फोर्स है, वो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा हो जाएंगे। ठीक, उत्पादन के एक तरीके में किसी दिए गए समाज द्वारा उपयोग किए जाने वाले को उत्पादन के साधन शामिल होते हैं। यानी कि उत्पादन के कौन कौन से साधन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन के साधन, ठीक, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन के साधन, किस साधन के जरिए जो है उत्पादन हो रहा है, जैसे कि कारखाने हैं या दूसरी सुविधाएं हैं, जैसे कि मशीनें हैं, कच्चा माल है, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, उत्पादन के साधन में आ जाती हैं। उसके साथ साथ जो श्रम है, यानी कि उत्पादन के साधन में कारखाने आ जाते हैं, मशीनें आ जाती हैं, कच्चा माल आ जाता है, और उसके साथ साथ जो श्रम बल है वो भी आ जाता है। श्रम बल भी जो है वो उत्पादन के साधन का हिस्सा होता है। ठीक, तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जो है क्या आता है उत्पादन के साधन में, सिर्फ जो है रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल या मशीनें या फैक्ट्रियां ही या कारखाने ही आते हैं, ऐसा नहीं कह सकते। जो ह्यूमन फोर्स है, ठीक, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो भी जो है वो उत्पादन के साधन में आ जाएगा, यानी कि जो श्रम बल है वो भी उत्पादन के साधन में आ जाएगा। तीसरा जो टर्म है वो है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शंस। The term relations of production refers to the relationship between those who own the means of production, the capitalists or bourgeoisie, and those who do not, यानी कि जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है और जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, इसी को रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। यानी कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, उसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की जो ओनरशिप है, यानी कि रॉ मटेरियल्स की ओनरशिप,
फैक्ट्रीज की ओनरशिप, लेबर फोर्सेस की ओनरशिप जिसके पास है और जिसके पास नहीं है। यानी कि एक आदमी का रिलेशन हो सकता है उससे, कैसा रिलेशन हो सकता है कि वो चीजें उसके पास हैं। एक आदमी का रिलेशन ये हो सकता है कि वो चीजें उसके पास नहीं है। यही दो चीजें आती हैं रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में, हैव्स एंड हैव नॉट्स। यानी कि किन के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको क्या कहा जाता है, कैपिटलिस्ट क्लास कहा जाता है या बार्जुएजी क्लास कहा जाता है। और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिनके पास नहीं है उनको हैव नॉट कहा जाता है या वर्किंग क्लास कहा जाता है या प्रोलेटेरिएट कहा जाता है। ठीक, या प्रोलेटेरिएट कहा जाता है। और जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको कैपिटलिस्ट क्लास कहा जाता है या बार्जुएजीज कहा जाता है। ठीक, और जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, यानी कि जिनके पास रॉ मटेरियल्स नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है, लेबर फोर्स नहीं है, मशीनें नहीं है, उन सबको किस क्लास में रखा गया है, हैव नॉट्स में, यानी कि वर्किंग क्लास में या प्रोलेटेरिएट क्लास में। वर्किंग क्लास या प्रोलेटेरिएट क्लास में रखा गया इनको। ठीक, उत्पादन के संबंध। अब संबंध से आप समझते हैं कि जो उत्पादन हो रहा है उससे संबंध कैसा है, किसी का संबंध कैसा है। तो संबंध दो हो सकता है, या तो वो उत्पादन के जो साधन है उसकी उसका जो है अधिकार उसके पास है या अधिकार नहीं है, यानी कि वो उसके पास वो चीजें हैं या वो चीजें नहीं है। दो ही संबंध हो सकते हैं, और कौन सा संबंध हो सकता है इसमें। ठीक, उत्पादन के संबंध शब्द उन लोगों के बीच संबंध को संदर्भित करता है जिनके पास उत्पादन के साधन हैं। तो या तो आपके पास उत्पादन के साधन होंगे या उत्पादन के साधन नहीं होंगे। अगर आपके पास उत्पादन के साधन हैं तो आपको पूंजीपति कहा जाता है। ठीक, कैपिटलिस्ट और बार्जुएजीज दोनों पूंजीपति में ही आते हैं। ठीक, सो आपको पूंजीपति कहा जाता है अगर आपके पास उत्पादन के साधन हैं, और अगर आपके पास उत्पादन के साधन नहीं है तो आप श्रमिक वर्ग में आ जाते हैं या सर्वहारा वर्ग में आ जाते हैं। श्रमिक वर्ग या सर्वहारा वर्ग में आ जाते हैं। तो समझ में आ गया तीनों टर्म्स का मतलब क्या है, मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, उत्पादन के मोड का मतलब क्या है, उत्पादन के साधन से क्या मतलब है, और उत्पादन के संबंध से क्या मतलब है। ये तीनों टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की तरफ। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म क्या होता है, डिटर्मिनिज्म क्या होता है। डिटर्मिनिज्म कहते हैं कोई चीज जो हर चीज को डिटरमाइन करती है। ठीक, कोई चीज जो हर चीज को डिटरमाइन करती हो उसको ही डिटर्मिनिज्म कहा जाता है। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म मतलब इकोनॉमी ही एक ऐसी है जो बाकी चीजों को डिटरमाइन करती है। ठीक, सो कार्ल मार्क्स का जो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का टर्म है उसका क्या मतलब है। Marx emphasized economic determinism, arguing that a society's technological level shapes its economic system, which in turn determines its cultural and political characteristics. यानी कि एक सोसाइटी की जो जैसी इकोनॉमी होगी वैसी ही उसी हिसाब से, उसी इकोनॉमी के हिसाब से उस सोसाइटी का कल्चर होगा, उस सोसाइटी का पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। यानी कि इकोनॉमी ही किसी भी सोसाइटी में कैसा कल्चर होगा, कैसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा, ये डिटरमाइन करता है। इसीलिए यानी कि कार्ल मार्क्स फोकस कर रहे हैं कि इकोनॉमी ही डिटरमाइन करता है बाकी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी को। इसीलिए ये टर्म्स दिया गया है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का, यानी कि इकोनॉमी ही डिटरमाइन करती है बाकी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी को। यानी कि जो अदर एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी हैं उनको डिटरमाइन कौन करता है, इकोनॉमी। मार्क्स emphasizes इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, arguing that a society's technological level, यानी कि सोसाइटी का जो टेक्नोलॉजिकल लेवल होगा, यानी कि कितना वहां पे टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, वो लेवल उसके इकोनॉमिक सिस्टम को तय करता है। ठीक, वो उसके इकोनॉमिक सिस्टम को डिजाइन करता है, और वही इकोनॉमिक सिस्टम बाकी अदर एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी को डिटरमाइन करती है, जैसे कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी या पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। ये सारी चीजों को वो डिटरमाइन करती है। ठीक, आर्थिक निर्धारणवाद। अब यहाँ पे निर्धारणवाद मतलब कि निर्धारणवाद का क्या मतलब है, क्या चीज है जो बाकी चीजों को निर्धारित कर रही है। आर्थिक निर्धारणवाद यानी कि आर्थिक चीजें ही
आर्थिक स्थिति ही एक ऐसी स्थिति है जो बाकी स्थितियों को निर्धारित करती है। एक मार्क्स ने आर्थिक नियतवाद या निर्धारणवाद दोनों कह सकते हैं आप नियतत्ववाद या निर्धारणवाद। मार्क्स ने आर्थिक नियतत्ववाद पर जोर दिया है, ये तर्क देते हुए कि एक समाज का तकनीकी स्तर उसकी आर्थिक प्रणाली को आकार देता है। तो मार्क्स ने क्या कहा कि एक समाज में उसका जैसा तकनीकी स्तर होगा वैसा ही वहां की आर्थिक प्रणाली होगी। कि जैसा तकनीकी स्तर होगा वैसी उसकी आर्थिक प्रणाली होगी, और वही जो आर्थिक प्रणाली है वही डिसाइड करती है कि उस समाज के जो बाकी पहलू हैं वो किस तरह के होंगे। जैसे सांस्कृतिक पहलू या राजनीतिक पहलू कैसे होंगे उस समाज के, वहां की आर्थिक स्थिति, आर्थिक प्रणाली ही निर्धारित करती है। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने इसका नाम दिया है आर्थिक निर्धारणवाद। ठीक, आर्थिक निर्धारणवाद। ठीक। नेक्स्ट टर्म आता है बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर, आधार और सुपर संरचना। तो बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है? बेस कहते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर जो बाकी चीजों को निर्धारित करता है। बेस यानी कि नींव, जो नींव होती है वही बाकी स्ट्रक्चर को निर्धारित करती है। तो बेस और सुपर स्ट्रक्चर यानी कि कौन सा समाज में बेस स्ट्रक्चर है और कौन सा समाज में सुपर स्ट्रक्चर है। बेस ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो कौन सा आधार संरचना है और कौन सा सुपर संरचना है समाज में, ये मार्क्स ने डिसाइड किया है। एक तो जरूरी नहीं है कि सारे थिंकर के लिए ये सही हो। मार्क्स के लिए है कि बेस स्ट्रक्चर जो है वो इकोनॉमी है, बाकी सारी चीजें जो है वो सुपर स्ट्रक्चर में आ जाती हैं। आधार संरचना जो है वो आर्थिक है, बाकी सारी चीजें जो है वो सुपर संरचना में आ जाती हैं, ये मार्क्स मानते हैं। ठीक। बेस रिफर्स टू द प्रोडक्शन फोर्सेस। बेस मतलब जो प्रोडक्शन फोर्सेस है यानी कि इकोनॉमिक प्रोडक्शन फोर्सेस को ही मार्क्स ने बेस स्ट्रक्चर कहा है। आर द मटेरियल एंड रिसोर्सेज, या जो मटेरियल और रिसोर्सेज हैं यानी कि सारी चीजें जो इकोनॉमी से जुड़ी हुई हैं वो बेस स्ट्रक्चर में आ जाती है। दैट जनरेट द गुड्स सोसाइटी नीड्स, जो ऐसी चीजों को बनाते हैं जो सोसाइटी को जरूरत होती है। सुपर स्ट्रक्चर डिस्क्राइब्स ऑल अदर एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है वो बेस स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, बाकी जो एस्पेक्ट हैं सोसाइटी के वो सुपर स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। पहले ही मैंने बता दिया ये, ठीक, कि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो बेस स्ट्रक्चर माना जाता है, बाकी जो एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी है वो सुपर स्ट्रक्चर माने जाते हैं। आधार और सुपर संरचना। आधार उत्पादन बलों या सामग्रियों और संसाधनों को संदर्भित करता है जो माल समाज की जरूरतों को उत्पन्न करते हैं। जो ऐसे माल उत्पन्न करते हैं जो समाज की जरूरतों के हिसाब से होते हैं। ठीक, इसका सही ट्रांसलेशन यही होगा कि वो ऐसे माल उत्पन्न करते हैं जो समाज की जरूरत के होते हैं। ठीक, इसीलिए इस आर्थिक संरचना को आधार संरचना माना गया है। बाकी जो संरचनाएं हैं उसको सुपर संरचना या अधिरचना कहा जाता है। अधिरचना समाज के अन्य सभी पहलुओं का वर्णन करती है, यानी कि समाज में जो आर्थिक पहलू हैं वो आधार संरचना में आ जाते हैं, बाकी जो पहलू हैं समाज के वो किस में आ जाते हैं, वो अधिरचना या सुपर संरचना में आ जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एलिनेशन। नेक्स्ट क्या है? एलिनेशन। इन द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट, तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एलिनेशन से, वो आपसे क्वेश्चन, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि एलिनेशन के बारे में कार्ल मार्क्स ने किस बुक में बात किया है। तो पहला आंसर आपका यहाँ से हो जाता है इन द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट। इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, इसी में इन्होंने एलिनेशन की बात की है। मार्क्स डिस्कस 4 एस्पेक्ट ऑफ द एलिनेशन ऑफ लेबर। मार्क्स ने 4 एस्पेक्ट डिस्कस किए हैं एलिनेशन ऑफ लेबर के, यानी कि लेबर जो एलिनेशन महसूस करते हैं अपने आप में, वो 4 एस्पेक्ट पे महसूस करते हैं।
इट टेक्स प्लेस इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। और एलिनेशन किस सोसाइटी में होता है? कैपिटलिस्ट सोसाइटी में होता है। ठीक, यानी कि कार्ल मार्क्स ने जो एलिनेशन की बात की है वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो एलिनेशन होता है उसकी बात की है। अब एलिनेशन का मतलब क्या होता है? एलियन नाम सुना होगा आपने। एलियन नाम क्यों रखा गया है? जो दूसरे प्लेनेट्स की जो भी चीजें होती हैं उसको हम एलियन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमसे मिलती जुलती नहीं है, हमसे अलग थलग है, इसीलिए उनको एलियन कहा जाता है। ठीक, एलिनेशन मतलब अपने आप को अलग महसूस करना, स्ट्रेंज महसूस करना, उसी को एलिनेशन कहा जाता है। तो मार्क्स ने कहा है कि जब लेबर हैं, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो लेबर हैं, वो अपने आप को एलिनेटेड महसूस करते हैं। ठीक, अपने आप में एलिनेटेड महसूस करते हैं। उसके 4 एस्पेक्ट बताया है मार्क्स ने कि कहाँ-कहाँ पे वो एलिनेशन महसूस करते हैं। वो 4 एस्पेक्ट हम लोग देखेंगे। तो अलगाव, अलगाव मतलब क्या है? जब आप अपने आप को अलग समझने लगते हैं, लोगों से अलग समझने लगते हैं, वहाँ की जो पॉपुलेशन है उससे अलग समझने लगते हैं, तो उसी को अलगाव कहा जाता है। ठीक, आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियों में मार्क्स श्रम के अलगाव के 4 पहलुओं पर चर्चा करते हैं। तो आपको ये नहीं आर्थिक और दार्शनिक नहीं याद करना है। हिंदी में भी आपका बुक का नाम सेम पूछा जाता है। तो इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट में ही कार्ल मार्क्स ने अलगाव के 4 पहलू के बारे में बात की है, चर्चा की। ठीक, यानी कि मार्क्स कहते हैं कि जो पूंजीवादी समाज है उसमें जो श्रम है, जो श्रमिक हैं, वो अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं। उसके 4 पहलू हैं कि कहाँ-कहाँ पे श्रम जो है वो श्रमिक लोग जो है अपने आप को अलग महसूस करते हैं। वो 4 अलग-अलग पहलू हम लोग देखेंगे। कौन-कौन से हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला है एलिनेशन फ्रॉम वन्स प्रोडक्ट। एलिनेशन फ्रॉम वन्स प्रोडक्ट। इसका अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि आप एक जो है बकेट कंपनी में काम करते हैं। एक बाल्टी की कंपनी में आप काम करते हैं अगर, तो जो श्रम है, जो वर्किंग क्लास है, उसको मतलब नहीं होता है प्रोडक्शन के बाद वो बकेट कहाँ जा रही है, कितने की बिक रही है, कौन खरीद रहा है, कौन उसका यूज कर रहा है, कोई मतलब नहीं होता है। जो कैपिटलिस्ट है उसको कितना उससे मुनाफा हो रहा है, कितना उसने लागत लगाई है, कोई मतलब नहीं होता है इससे। ठीक, बस उसने प्रोडक्ट बना दिया, उसके बाद वो उसका नहीं है। एक प्रोडक्ट बना दिया उसके बाद वो उसका नहीं है। सपोज करिए आप एक बकेट कंपनी में काम करते हैं, तो अगर आप एक बकेट का प्रोडक्शन करते हैं, एक बाल्टी आप बना लेते हैं, तो अब वो आपकी तो हो नहीं गई कि आपने बनाया इसलिए आप किए। इसी वजह से मार्क्स कहते हैं कि एलिनेशन फ्रॉम वंस प्रोडक्ट, यानी कि जो वर्कर है वो अपने आप को जो उसने प्रोडक्ट बनाया है उससे ही एलिनेटेड महसूस करने लगता है। ठीक, यानी कि अगर उसको भी खरीदना हो वो बकेट, बकेट तो छोटी चीज है, हो सकता है खरीदना ना पड़े, आपको फ्री में मिल जाए। लेकिन अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, जैसे फ्रिज रेफ्रिजरेटर कंपनी में काम करते हैं, अब आप रेफ्रिजरेटर बना रहे हैं, आपने ही बनाया उस प्रोडक्ट को, तो अब क्या है कि अगर आपको जरूरत है उसकी तो आपको खरीदना पड़ेगा, जबकि आप खुद बना रहे हैं उसको। ठीक, आपको कुछ नहीं, हो सकता है कि कुछ परसेंट आपको ऑफ मिल जाए, लेकिन आपको वो खरीदना ही पड़ेगा। 20%, 30%, 50% भी आपको ऑफ मिल सकता है, लेकिन वो रेफ्रिजरेटर आपको खरीदना पड़ेगा, जबकि आपने खुद उसको बनाया। तो इसीलिए कार्ल मार्क्स कहते हैं कि लेबर जो है, लेबर फील्स एलिनेटेड फ्रॉम वंस प्रोडक्ट, यानी कि अपना जो उसने प्रोडक्ट बनाया है उससे ही वो अपने आप को एलिनेटेड महसूस करने लगता है। ठीक, किसी के उत्पाद से अलगाव, यानी कि जो श्रम है, जो श्रमिक वर्ग है, वो जो उत्पादन करता है उससे ही अपने आप को अलग महसूस करने लेता है। वो उससे जुड़ा नहीं होता है, वो चीज उससे जुड़ी नहीं होती है। ठीक, एक आदमी ने रेफ्रिजरेटर बना दिया, अब वो कहाँ पे जा रहा है, कितने की बिक रहा है, कौन खरीद रहा है, कितना जो जो पूंजीवादी समाज है, पूंजीवादी है जो, वो उससे कितना कमा रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होता है। यानी कि जो श्रम है, जो बना रहा है उस रेफ्रिजरेटर को, उसको खरीदने के लिए भी उसको पैसे देने पड़ेंगे, चाहे 10% उसको पैसे देना पड़े, लेकिन देना पड़ेगा, जबकि उसको उसने खुद ही बनाया। ठीक, तो इसीलिए कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वो जो है अपने आप को अपने उत्पाद से भी अलग महसूस करने लगता है। दूसरा क्या है? एलिनेशन फ्रॉम द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन। उस एक्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी एलिनेटेड महसूस करने लगता है।
यानी कि वो क्या कर रहा है इससे उसको एकदम अलग महसूस होने लगता है। जो चल रहा है उसमें पूरी कंपनी में जो प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोडक्शन प्रोसेस से भी वो अपने आप को अलग महसूस करने लगता है, एलिनेटेड महसूस करने लगता है, क्योंकि वो चीज ही उसकी नहीं है। बस उसको लगता है कि मैं रोज आ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, काम करके चला जा रहा हूँ। ठीक, उसको प्रोडक्शन प्रोसेस से कोई मतलब नहीं होता है, अपने आप को एलिनेटेड महसूस करने लगता है। उत्पादन की क्रिया से वो अपने आप को अलग महसूस करने लगता है, यानी कि जो उत्पादन की क्रिया है उससे ही वो अपने आप को अलग महसूस करने लगता है। तो ये दूसरा टाइप है, दूसरा फेज है। ठीक। तीसरा क्या है? एलिनेशन फ्रॉम वंस ह्यूमन नेचर स्पेसीज बीइंग। ठीक, अपने ह्यूमन नेचर और स्पेसीज बीइंग से भी वो अपने आप को एलिनेटेड महसूस करने लगता है। अब ह्यूमन नेचर क्या है? वो उसके अंदर एक थिंकिंग पावर होती है। एक ह्यूमन जो है वो एक एनिमल की तरह तो काम नहीं करता। आपने देखा होगा कि जो एनिमल होते हैं, पहले जो कोल्हू वगैरह होते थे उसमें बैल वगैरह को लगाए जाते थे। वो क्या है, दिन भर चलता रहता है, उसको कोई मतलब नहीं, खाना मिल रहा है चल रहा है, दिन भर खाना मिल रहा है दिन भर चल रहा है। ठीक। सो ऐसे ही इंसान की हालत हो चुकी है। इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो काम करने वाले जो वर्किंग क्लास है उनकी यही हालत हो चुकी है। कैसी हालत हो चुकी है कि वो अपने आप को जो अपना नेचर है उससे अलग महसूस कर रहे हैं। वो एक एनिमल बन चुके हैं। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वो एक एनिमल बन चुके हैं। सुबह उठ रहे हैं, कंपनी में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, शाम में आके खाना खा के सो जा रहे हैं, फिर सुबह वही काम कर रहे हैं। तो ये क्या है? एक तरह का उनका नेचर, उनके नेचर के खिलाफ है ना? अगर उनकी मर्जी नहीं है तब भी वो नहीं जा सकते। वो ये नहीं बोल सकते कि मैं आज नहीं जाऊंगा। ठीक, चाहे पैसा ही उनको फोर्स कर रहा है कि अगर आप नहीं जाएंगे तो आज की कमाई आपकी गई, तो किसी न किसी तरह का फोर्स है कि आपको जाना ही पड़ेगा। ऐसे एनिमल के साथ भी होता है। ठीक, उनके पास चॉइस नहीं होती है कि वो नहीं जाएंगे, उनको जाना ही पड़ता है। तो इसीलिए कहा गया है कि एलिनेशन फ्रॉम वंस ह्यूमन नेचर आर स्पेसीज। ठीक, किसी के मानव स्वभाव और प्रजाति होने से अलगाव, किसी के मानव स्वभाव और प्रजाति होने से अलगाव महसूस होने लगता है। ठीक, यानी कि मानव स्वभाव क्या होता है? मैंने बताया कि एक जानवर का स्वभाव और एक मानव स्वभाव दोनों अलग हो सकता है। एक मानव प्रजाति का स्वभाव और एक दूसरी प्रजाति का स्वभाव दोनों अलग होता है। मानव प्रजाति का जो स्वभाव है वो सोचने समझने वाला है, यानी कि एक मानव जो है वो सोचता है कि क्या करना चाहिए, क्या उसके लिए बेहतर है, क्या नहीं। तो जो ये पूंजीवादी प्रक्रिया है, इसमें क्या है, जो मानव है, जो श्रमिक वर्ग है, वो सोच नहीं पाता यहाँ पे। ठीक, इवन वो अपनी जान भी मतलब उसकी अपनी हेल्थ की, अपने अपने स्वास्थ्य की भी फिक्र नहीं करता है और जाके काम करता है। तो एक तरह से वो उसके मानव स्वभाव के खिलाफ है। ठीक, एलिनेशन फ्रॉम अदर वर्कर्स एंड सोसाइटी। अपनी सोसाइटी से वो अलग थलग महसूस कर रहा है, क्योंकि जो सोसाइटी के लोग हैं, कौन है कौन नहीं है उसको कोई मतलब नहीं है। सुबह काम पे चला गया, शाम पे आके वो खाना खा के सो गया। ठीक, सोसाइटी के जो लोग हैं उससे कोई मतलब नहीं। दूसरे जो वर्कर हैं उनसे भी कोई मतलब नहीं। उनकी फैमिली में क्या हो रहा है, वो वर्कर कहाँ के हैं, उनकी फैमिली कैसी है, फैमिली में क्या हो रहा है क्या नहीं, इससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। उसको काम करते वक्त अगर किसी वर्कर से काम पड़ गया तो ठीक है, नहीं तो किसी वर्कर से अगर वास्ता पड़ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं होता है। उससे भी अलग अलग उसको महसूस होता है। उसको लगता है कि ये अलग है, मुझसे तो अलग है ये। ठीक, अन्य श्रमिकों और समाज से अलग महसूस करता है। तो ये चार प्रकार के एलिनेशन, चार प्रकार के अलगाव की बात किया है कार्ल मार्क्स ने। एलिनेशन फ्रॉम वंस प्रोडक्ट, एलिनेशन फ्रॉम द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन, एलिनेशन फ्रॉम वंस ह्यूमन नेचर और स्पेसीज बीइंग, एलिनेशन फ्रॉम अदर वर्कर्स एंड सोसाइटी। कि किसी के उत्पाद से अलगाव, उत्पादन की क्रिया से अलगाव, किसी के मानव स्वभाव और प्रजाति से होने से अलगाव, अन्य श्रमिक और समाज से अलगाव। तो आपसे एलिनेशन का टाइप पूछता है। ठीक, तो एलिनेशन का टाइप आपको इसी तरह दिया रहेगा एग्जाम में। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है कि इसका क्या मतलब है, एलिनेशन फ्रॉम वंस प्रोडक्ट का क्या मतलब है, ये सब नहीं पूछा जाता है। बस चार टाइप कौन कौन से हैं वो पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट है क्लास एज पोजीशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक,
सो क्लास को कैसे डिफाइन किया है, कार्ल मार्क्स ने कहा है कि इट इज अ पोजीशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस में आपकी पोजीशन क्या है वही डिसाइड करती है कि आपकी क्लास क्या है। ठीक, प्रोडक्शन प्रोसेस में आपकी पोजीशन क्या है वही डिसाइड करती है कि आपकी क्लास क्या होगी। वर्क जो है, वर्क को कैसे परिभाषित किया है कार्ल मार्क्स ने, तो वर्क उत्पादन प्रक्रिया में एक स्थिति के रूप में, यानी कि उत्पादन प्रक्रिया में आपकी स्थिति क्या है वही आपके उत्पादन प्रोडक्शन को डिसाइड करती है। ठीक, एक मिनट। वर्क जो है उत्पादन प्रक्रिया में आपकी स्थिति क्या है वही आपके वर्क को निर्धारित करता है। ठीक, क्लास स्ट्रैटिफिकेशन, क्लास स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, वर्क स्तरीकरण के बारे में कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं। बार्जोइजीज इज द सोशल क्लास दैट केम, अब अलग अलग क्लास के बारे में बात किया है कार्ल मार्क्स ने, वो कौन कौन सी क्लास के बारे में बात किया और वो क्लास कौन सी होती है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली क्लास जो होती है वो होती है बार्जोइजीज। बार्जोइजीज इज द सोशल क्लास दैट कम्स टू ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ये एक ऐसी सोशल क्लास है जो ओन करती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, यानी कि इन्हीं के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप होती है। ठीक, ड्यूरिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिसके पास होता है उन्हीं को क्या कहा जाता है, बार्जोजी कहा जाता है। ठीक, बुर्जुआ वर्ग वो सामाजिक वर्ग है जो आधुनिक औद्योगिकरण के दौरान उत्पादन के साधनों का मालिक बन गया है, यानी कि आधुनिक औद्योगिकरण के दौरान जो उत्पादन के जो साधन है उसका मालिक जो होगा उसी को बार्जोजी या पूंजीवाद पूंजीपति कहा जाता है। ठीक, उसी को बार्जोजी या पूंजीपति कहा जाता है। तो ये एक वर्ग हो गया, बार्जोजी एक क्लास हो गई। दूसरी क्लास क्या है, पेटी बार्जोजीज। पेटी बार्जोजीज किसको कहते हैं, पेटी बार्जोजी इज लिटिल डिफाइंड इन मार्क्स ओन वर्क, ये बहुत कम डिफाइन किया गया है, बहुत ज्यादा डिटेल में इसको नहीं डिफाइन किया है मार्क्स ने। विद ओनली द वर्ड्स स्मॉलर कैपिटलिस्ट, इन्होंने सिर्फ कहा कि कुछ स्मॉलर कैपिटलिस्ट होते हैं। ठीक, स्मॉलर कैपिटलिस्ट कौन से होते हैं, यूज इन द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इट इज ट्रांजिशनल क्लास, और इसी पेटी बार्जोजीज को मार्क्स ने ट्रांजिशनल क्लास कहा। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि किसको मार्क्स ने ट्रांजिशनल क्लास कहा है, तो उन्होंने पेटी बार्जोजीज। पेटी बार्जोजीज कौन होते हैं, जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, स्मॉल कैपिटलिस्ट होते हैं। ठीक, जैसे आपके आसपास देखा होगा आपने कुछ जो शॉप ओनर होते हैं वो सब क्या है, स्मॉलर कैपिटलिस्ट हैं। ठीक, तो उन्हीं को इन्होंने ट्रांजिशनल क्लास कहा है, पेटी बार्जोजीज का है। मार्क्स ने अपने काम में छोटे पूंजीपति वर्ग को बहुत कम परिभाषित किया है, केवल कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में ही किया है उन्होंने। छोटे पूंजीपति शब्द का इस्तेमाल किया है उन्होंने, इसको छोटे पूंजीपति शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक, ये एक संक्रमणकालीन वर्ग है और उन्होंने कहा कि ये जो छोटे पूंजीपति हैं वो क्या हैं, एक संक्रमणकालीन वर्ग है। तो एग्जाम में आपसे पूछा गया एक बार कि संक्रमणकालीन वर्ग किसको कहा है कार्ल मार्क्स ने। ठीक, तो जो छोटे पूंजीपति हैं उन्हीं को ही इन्होंने संक्रमणकालीन वर्ग कहा है। तीसरा जो क्लास है, यही लास्ट क्लास है, प्रोलेटारिएट डिजाइन, ये जो है प्रोलेटारिएट क्लास है। ठीक, अब ये प्रोलेटारिएट क्लास क्या होती है, डेजिग्नेटेड द क्लास ऑफ वेज वर्कर्स, जो वेज वर्कर हैं यानी कि मजदूरी पे जो काम करने वाले वर्कर हैं उन्हीं को प्रोलेटारिएट कहा जाता है या वर्किंग क्लास कहा जाता है। वर्किंग क्लास, ठीक, हु आर इंगेज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो किस में इंगेज होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इंगेज होते हैं। ठीक, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इंगेज होते हैं उन्हीं को प्रोलेटारिएट कहा गया है। सर्वहारा वर्ग किसको कहते हैं, जो श्रमिक वर्ग है। ठीक, श्रमिक वर्ग ने औद्योगिक उत्पादन में लगे वेतन भोगी श्रमिकों के वर्ग को नामित किया गया है, यानी कि जो वेतन भोगी हैं जिनको काम करने के लिए वेतन मिलता है उन्हीं को सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। तो ये तीन क्लासेस के बारे में कार्ल मार्क्स ने बात की है, तीन क्लासेस
तीन तरह की क्लासेस का स्ट्रेटिफिकेशन किया है कार्ल मार्क्स ने। वो कौन कौन से होते हैं? पहला है बार्जोजी, दूसरा है पेटी बार्जोजी, तीसरा है प्रोलेटारिएट। पहला है बुर्जुआ और दूसरा है छोटे पूंजीपति और तीसरा है सर्वहारा वर्ग। ठीक, तीसरा है सर्वहारा वर्ग। क्लास कॉन्शियसनेस और फॉल्स कॉन्शियसनेस ये कल हम लोग पढ़ेंगे। आज देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने। उसके बाद आपको दिया जाएगा 5 मिनट क्वेश्चन करने के लिए। जो भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं कर सकते हैं। अभी से आप लोग सोचना शुरू कर दीजिए क्या क्वेश्चन करना है। कोर्स से रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी तक जितनी टॉपिक हम लोग कर चुके हैं उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, या आपका कोई सजेशन है तब भी दे सकते हैं। सो हम लोगों ने कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा है, उसके बाद उनकी मेथोडोलॉजी पढ़ी है, कार्यप्रणाली पढ़ी है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पढ़ा है, ऐतिहासिक भौतिकवाद पढ़ा है। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने मोड, मीन्स एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा है, मोड, साधन और उत्पादन के संबंध, ये सारी चीजें पढ़ा है हम लोगों ने। उसकी डेफिनेशन अलग अलग। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म पढ़ा है हम लोगों ने, आर्थिक निर्धारणवाद पढ़ा है। उसके बाद बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर, आधार और सुपर संरचना पढ़ा है। ठीक, एलिनेशन पढ़ा है, अलगाव पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक, अलगाव के 4 तरीके, एलिनेशन के 4 टाइप्स पढ़े हैं हम लोगों ने। ठीक, उसके बाद क्लास स्ट्रेटिफिकेशन, वर्ग स्तरीकरण पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने 3 तरह के क्लास के बारे में बात किया है, बार्जोजी, प्रोलेटारिएट और पेटी बार्जोजी। ठीक, बुर्जुआ, छोटे पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग। ठीक, ये 3 वर्ग के बारे में बात किया है। ठीक है, जो क्वेश्चन आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। 5 मिनट आपको दिया जाएगा। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। फास्ट क्वेश्चन करना है आपको, जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में है आप कर सकते हैं। पीवाईक्यू के लिए आपको अभी फिलहाल तो फिलर फॉर्म की बुक नहीं आई है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा अरिहंट की एक आती है, वो आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा किया गया है। अरिहंट की पीवाईक्यू की जो बुक आती है वो अच्छी है, आप ले सकते हैं। एक्सप्लेनेशन इसमें अच्छा किया गया है, इस वजह से बोल रहा हूँ। हाँ, सोशोलॉजी के लिए ही बोला है मैंने। एरियंट की बुक आती है सोशोलॉजी की, पीवाईक्यू की सॉल्व क्वेश्चन पेपर की बुक आती है अरियंट की। ठीक है, फिर लीव करते हैं। और भी कोई क्वेश्चन है किसी का तो कर सकते हैं। ठीक है, लीव करते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।